सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का चंपारण सक्सेस पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज क्वेश्चन लेकर चले आए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा जो फिजिक्स का जो है ना पहला चैप्टर है, प्रकाश का परिवर्तन। और आज हम लोग क्या देखेंगे, 63 क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश के परिवर्तन जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव के 63 को क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पे बने रहिए और क्या कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ये वीडियो छूट गया तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है, क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को दर्पण पर उतार सकते हैं। तो ऑप्शन है ए नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है। सी ऑप्शन क्या है, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, परावर्तक सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परिवर्तन होगा। कह रहा है परावर्तन सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परिवर्तन होगा। यदि जाहिर सी बात है, यदि समरूप नहीं है तो अनियमित परावर्तन होगा। क्या, अनियमित परावर्तन होगा। तो हम लोग का ऑप्शन जो क्या है, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण, सभी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो होता है ना, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है हम लोग का। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वीवीआई है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो हम लोग का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो होता है क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई। जाहिर सी बात है, जब क्या है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक और उल्टा बने। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या, वक्रता त्रिज्या जिसकी क्या है, 32 सेंटीमीटर। तो आप लोग को एक सूत्र यहाँ पे सूत्र करना है। क्या सूत्र, F = R/2। तो ये सूत्र आप लगाइएगा तो ये निकल जाएगा। देखिए F हम लोग का कितना है, F जो है निम्नलिखित उत्तर में फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 में। तो वक्रता त्रिज्या कितना है, R। वक्रता त्रिज्या क्या बोला जाता है, R। तो R है 32, तो 2 से 32 में भाग लगेगा 16 होगा। तो यानी फोकस जो हम लोग का कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का आप लोग को पता है कि परावर्तन के नियम 2 होता है। तो देखिए आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हवा में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है। ये सब क्वेश्चन क्या है, वीवीआई है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बच्चों देखिए प्रकाश के परावर्तन के जो है ना 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है। ये हम लोग का क्या है, वीवीआई है। क्या है, वीवीआई है। ये हम लोग का वीवीआई है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परिवर्तन के जो है ना कितने नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोगों को पढ़ाए थे किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है? F = R/2। क्या संबंध है? F = R/2, यही ना संबंध है। तो ये क्या संबंध है? F = R/2, तो यही संबंध है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? ये VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है। उसका परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवतल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी मूछ जो बनाते हैं, उसके लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण सूत्र हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/V - 1/U = 1/F। तो ये तो हो गया लेंस सूत्र। अब बी में देखिए 1/F + 1/U = 1/V, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी नंबर में देखिए क्या है, 1/F + 1/V = 1/U, ये भी नहीं है, उल्टा फुल्टी है। अब ये देखिए ये कितना है, डी नंबर देखिए 1/V + 1/U = क्या होगा? 1/F। देखिए ये सीधा है, तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/V + 1/U = 1/F। ये हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा 14 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आप लोग एक बात बता दें कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब भी आभासी प्रतिबिंब कहेगा तो आभासी प्रतिबिंब केवल किस में बनेगा? उत्तल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब। किस में बनता है? उत्तल दर्पण। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलता है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ी के जो आगे जो देखिएगा, गाड़ी में आगे जो लाइट लगा रहता है उसमें जो होता है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे देखिएगा आप उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। जैसे देखिए गोलीय दर्पण के फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी नहीं होती है। F = R/2, यानी वक्रता त्रिज्या क्या है? आधी नहीं है, तो यही होता है। तो क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है? क्या? प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो देखिए इसमें ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, माध्यम कितने प्रकार का होता है? क्या? माध्यम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश के चाल के आधार पर जो होता है माध्यम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम जो होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो होता है ना वो खाना बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या? 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, जल में जो होता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप लोगों को बता दें कि जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, शीशा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो शीशा में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? 2 × शीशा में जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड
8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें जो शीशा में प्रकाश चालू होती है 2 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसमें किसी में नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग बता दें शीशा में जो प्रकाश की चालू होती है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दर्पण जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आने वाली किरण को क्या कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, आने वाली किरण को क्या कहा जाता है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, दीप्त वस्तु कहा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहा जाता है, अदीप्त वस्तु। क्या कहा जाता है, अदीप्त वस्तु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे कहा जाता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल जो अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे कहा जाता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहा जाता है। क्या, सघन कहा जाता है। अब उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में ना जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।